इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। अभी मैं खड़ा हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस पे। द प्लेस इज़ नोन एज द हल्दी घाटी पास या हल्दी घाटी का दर्रा। आज से तकरीबन 450 साल पहले इसी रास्ते से एक सेना निकली थी और वो सेना थी महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बैटल हुआ था 18 जून 1576। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में इसी हल्दी घाटी के दर्रे के बीच में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बैटल हुआ था। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। अभी मैं खड़ा हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस पे। द प्लेस इज़ नोन एज द हल्दी घाटी पास या हल्दी घाटी का दर्रा। ये वही जगह है जहाँ पर 18 जून 1576 को अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप विजयी हुए और अकबर की सेना यहाँ से भाग के 6 किलोमीटर दूर खामनेर नाम की जगह पे जाके रुक गई। और जहाँ पर उनके बीच में फिर से एक बार यहाँ अकबर ने पता नहीं कितने जत्न किए महाराणा प्रताप और उनको मनाने के लिए, कई सारे डिप्लोमेटिक मिशन भेजे। महाराणा प्रताप शायद ऐसे इकलौते व्यक्ति होंगे जिनको मनाने के लिए या जिनके साथ में डिप्लोमेसी करने के लिए अकबर ने 4 इंपॉर्टेंट जो मिशंस हैं, 4 इंपॉर्टेंट मिशंस को भेजा। तो सबसे पहले उन्होंने जलाल खां कुर्ची को भेजा। उसके बाद अकबर ने, वो जब नहीं माने तो उसके बाद अकबर ने महाराणा प्रताप के रिश्तेदार और अकबर के बड़े सेनापति मान सिंह को भेजा। मान सिंह के बाद भगवान दास महाराणा प्रताप से संधि करने में सक्सेसफुल रहे और महाराणा प्रताप ने अपने बेटे अमर सिंह को उनके दरबार में भेजा, जो अकबर के लिए नाकाफी था। अकबर को चाहिए था प्रताप, प्रताप और सिर्फ प्रताप। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने टोडरमल को भेजा, जो उनका रेवेन्यू मिनिस्टर था अकबर का। और जब बातचीत जब फेल हो गई, उसके बाद द बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है इसी पास में स्टार्ट होता है। इसी जगह पे अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में घनघोर युद्ध हुआ था। ये पास अब जब यहाँ पर आपको देखें तो जब अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना यहाँ पर आपको मिलती हैं, तो अकबर की महाराणा प्रताप की जो सेना है उन्होंने अपने लोगों को ऊपर, स्पेशली भील्स लोग हैं, उनको ऊपर यहाँ पे तैनात कर रखा था। और जैसे ही अकबर की सेना यहाँ से गुजरी तो उनका जो स्वागत है वो तीर और कमान से और भालों से स्वागत किया गया। और अकबर की सेना यहाँ पे युद्ध में यहाँ से हार के यहाँ से 6 किलोमीटर दूर खामनेर नाम की एक जगह पे चली गई थी और वहाँ पर भी इन लोगों के बीच में भीषण युद्ध हुआ। अब इस मिट्टी को आप जब देखेंगे तो इस मिट्टी का जो कलर है वो आपको टर्मरिक कलर दिखेगा, हल्दी कलर दिखेगा। ये मिट्टी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मिट्टी बेसिकली अरावलीज़ की मिट्टी है और इसका जो जोग्राफिकल कंपोजिशन इस तरह के है कि मिट्टी जो है वो आपको हल्दी के कलर की यहाँ पे दिखाई देती है। इसलिए इस मिट्टी को इस एरिया को या इस जगह को हल्दी घाटी कहा जाता है। हल्दी घाटी पास को क्रॉस करने के बाद अब मैं आ चुका हूँ हल्दी घाटी म्यूज़ियम। पास से कुछ 2 किलोमीटर की दूरी पर ये बहुत ही शानदार एक म्यूज़ियम बना हुआ है और हल्दी घाटी के युद्ध का पूरा डिस्क्रिप्शन इस संग्रहालय में आपको दिखने वाला है। वैसे वो चीज़ें हमने उदयपुर में भी देखी थी, लेकिन यहाँ पर स्पेशली यहाँ पे देखना, यहाँ पर समझना, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो चलिए चलते हैं। जितना यहाँ पर मैं शो कर सकता हूँ उतना ज़रूर करूँगा। यहाँ का टिकट कॉस्ट है 100 रुपीज़ पर पर्सन। बीच में चेतक की सुंदर सी मूर्ति लगी हुई है और सबसे फेमस सीन इस बैटल का, जहाँ पर महाराणा प्रताप का जो हाथी है, घोड़ा है, वो मान सिंह के हाथी के ऊपर हमला करता है। और ये सब वो वीर जो उस बैटल में पार्टिसिपेट किए थे। कभी कभी सोचता हूँ मैं कि महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे लोग नहीं होते तो शायद हमारा इतिहास कुछ और ही होता।
हल्दी घाटी के युद्ध में पार्टिसिपेट करने वाले भील और राजपूत सैनिक, और उसके पास यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा टेम्पल है, इट्स कॉल्ड द नाथद्वारा टेम्पल, जिसकी स्टोरी मैंने इसके पहले वाले ब्लॉग में बताई थी। तो वो भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मंदिर है। यहाँ पर महाराणा प्रताप जो हैं वो अपने माताजी के साथ में शिक्षा प्राप्त करते हुए और उसके बाद गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते हुए, लेकिन जब उनके पिता की डेथ हुई उसके बाद उनका जो छोटा भाई था जगमाल, तो जबरदस्ती वो गद्दी पे बैठ जाता है और जो मेवाड़ के जो सामंत हैं वो जबरदस्ती उनको उस पोस्ट से हटाते हैं और उसके बाद महाराणा प्रताप जो हैं उनका राज तिलक यहाँ पे किया जाता है। ये है मेवाड़ का राज्य चिन्ह, जिसमें सबसे ऊपर सूर्यदेव हैं, बीच में मेवाड़ का चित्तौड़ का जो किला है उस किले को रिप्रेजेंट किया गया है। एक तरफ यहाँ पर आपको राजपूत है और दूसरी तरफ यहाँ पर आपको देखेंगे दूसरी तरफ यहाँ पर आपको भील है। तो भील और राजपूत दोनों को रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि महाराणा प्रताप के जितने भी बैटल्स हुए उन बैटल्स में भील लोगों ने या भील जो कम्युनिटी है उन्होंने इनका बहुत सपोर्ट किया था। स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित की, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कृपया अब आप सब आगे की तरफ देखिए। ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दृश्य मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते, तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में दिल्ली के शासक बहादुर शाह के समय में रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में सम्राट अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 60,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी सम्राट का मन नहीं भरा। अंत में 30,000 आम लोगों का कत्लेआम करवाना, मौत के घाट उतरवाना, ये सम्राट का वास्तविक चेहरा था। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं।
परंपरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह जी की महारानी जयवंत कंवर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह जी ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। अपने पिता के साथ दुर्गम पहाड़ों में रहने के बाद प्रताप ने गोगुंदा में अपना पड़ाव कायम किया। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह जी का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोगुंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। अपने दृढ़ निश्चय का परिणाम प्रताप अच्छी तरह जानते थे। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ जो बाद में रक्त तलाई के नाम से जाना गया। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची जबकि सेनापति कुंवर मानसिंह जी जयपुर के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हराबल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम हासूर कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों की टापों, हाथियों की चंगारों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। कुंवर मानसिंह जी ने अपना बचाव किया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप
प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिलेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के कुंवर मान सिंह जी थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धड़कता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया।